नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि नीति के बारे में, जिसको अंग्रेजी में सब्सिडियरी अलायंस बोलने का रिवाज है। इसमें इसके विभिन्न मुद्दों के बारे में डिस्कस करेंगे कि सहायक संधि क्या है, क्यों लाई गई और इसका भारतीय शासकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा और इसका अंग्रेज़ों को कैसे फ़ायदा मिला और किन किन क्षेत्रों पर इन्होंने अपना फैलाव बढ़ाया। और ध्यान रहे कि आईएएस के शायद 2020 के ही क्वेश्चन पेपर में इतिहास में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लॉर्ड वेलेस्ली की भारत में प्रसार नीति के बारे में व्याख्या करें। इस टाइप से क्वेश्चन था। तो लॉर्ड वेलेस्ली देख सकते हैं कि आईएएस में और पीसीएस में भी, विभिन्न प्रकार की पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आईएएस और पीसीएस के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कुछ जो एग्रीमेंट था, सब्सिडियरी एग्रीमेंट जो था, अलायंस जो था, उसकी क्या शर्तें थी और किन लोगों ने इसको लिया और सबसे पहला कौन सा ऐसा राज्य था जिसने सब्सिडियरी अलायंस पर साइन किया और इसका क्या प्रभाव पड़ा। इससे संबंधित जो है बातें पूछी जाती हैं प्रीलिम्स वगैरह में भी। तो सबसे पहले हम पृष्ठभूमि को समझ लें इसका कि क्या पृष्ठभूमि रही थी। जैसे यहाँ पर देखें नेपोलियन लिखा हुआ है। सबसे पहले नेपोलियन कौन है? फ्रांस में रहने वाला एक बहुत ही बहादुर योद्धा हम कह सकते हैं, जो कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का कब्जा था उसमें फैलाव करने के लिए, अंग्रेज़ों को हटाने के लिए नेपोलियन सभी जगह कब्जा कर रहा था। और इसी में ही 1776 में 1776 में अमेरिका ने आज़ादी पा ली थी। किससे? अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों ने कॉलोनी बनाई थी अमेरिका में। और अमेरिका जो वर्तमान संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसका जो पूर्वी इलाका है, जहाँ पर वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और ये सभी इलाके हैं, जर्सी वगैरह, न्यू जर्सी, उन सभी क्षेत्र पे अंग्रेज़ों ने कॉलोनी बना रखी थी और बहुत ही डेवलप्ड एरिया था वो। तो अमेरिका वासियों ने संघर्ष करके अंग्रेज़ों को वहाँ से भगाया और उसमें फ्रांसीसी ने उनकी मदद की थी। तो 1776 में नेपोलियन वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव था। और जिस समय 1775 में नेपोलियन यूरोप में एक्टिव था और अमेरिका में क्रांति हुई थी, जिसको अमेरिकी क्रांति भी बोलते हैं, रिवॉल्यूशन ऑफ अमेरिकन बोलते हैं, उसी समय भारत में वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ पर गवर्नर जनरल था, जो कि 1772 से लेके 1772 से 84-85 तक वो रहा था। और उसके बाद आ गए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि 1793 तक रहे थे। उसके बाद सर जॉन शोर आ गए थे, जो कि 93 से 98 तक थे। फिर 1798 से 1805 तक जो है लॉर्ड वेलेस्ली थे। उन्होंने ये सहायक संधि वाली प्रथा लेकर के आई थी, नीति लेकर के आई थी। तो नेपोलियन का प्रसार वहाँ पर चल रहा था। यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स भी अपना कर दिए थे, फैलाव काफ़ी ज़्यादा कर दिए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भी फैलाव अच्छी मात्रा में कर दिया था। और उन्हीं के समय में आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें मराठों और मैसूरों की शक्ति जो है बहुत ज़्यादा छेड़ हो गई थी। तो भारत में अगर 1800 तक देखें, यानी कि 19वीं सदी के अंत तक अगर देखें, तो जो बड़े एम्पायर थे जैसे कि मराठा और जैसे कि मैसूर, इनकी शक्ति बहुत ज़्यादा छीड़ हो चुकी थी। और विश्व में भी फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में बहुत ज़्यादा संघर्ष चल रहा था, जिसमें अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा मात मिल रही थी। तो ऐसी स्थिति में लॉर्ड वेलेस्ली जो है भारत में आया और उसकी ये नीति इसमें कारगर भी रही थी। तो एक तो नेपोलियन है। मराठा मैसूर जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। इसका भी सहायक संधि नीति में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला लॉर्ड वेलेस्ली को। और उसने 2-3 प्रकार की नीतियां अपनाई इसमें। एक तो अगर जहाँ तक संभव हो सब्सिडियरी अलायंस लोगों को पकड़ाया जाएगा, शासकों को पकड़ाया जाएगा, उस पर वो साइन कर दें। उसके बाद सीधा सीधा जो है उन पर जो है बहुत ज़्यादा प्रभुता अंग्रेज़ों की हो जाती थी। अभी क्या है सब्सिडियरी अलायंस, उसको आराम से देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन पहले संदर्भ और रेफरेंस पॉइंट देख लें। तो पहले तो ये था कि सब्सिडियरी अलायंस के माध्यम से कब्जा हो जाए। अगर उस तरीके से ना हो तो खुला युद्ध करने का भी उसका विचार था कि अगर सब्सिडियरी अलायंस से बात नहीं बनेगी तो खुला युद्ध का भी काम किया जाएगा। तो वो भी बहुत सारा हुआ, लेकिन बाद में उससे अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और सब्सिडियरी अलायंस जो है इसको वापस भी ले लिया गया और लॉर्ड वेलेस्ली को भेज दिया गया उनके देश में। खैर, अगर देखा जाए कि भारत में जो ब्रिटिश या जो यूरोपीय शक्तियाँ थी वो कैसे प्रसार करती थीं,
तो उसमें सबसे पुरानी प्रथा यही थी कि कैसे दो राजाओं के बीच में फौज डालकर और अपनी सेना वहाँ पर भेज करके कैसे दूसरे राजा को कमज़ोर किया जाए, और जिसकी मदद कर रहे हैं वो उससे किस प्रकार के धन और जो भूमि है उसको ले लिया जाए। तो ये फूट डालो राज करो वाली नीति चलती थी बहुत पुरानी। लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको एक तरीके से बहुत ज़्यादा संरचनात्मक उसका रूप दिया और इसका विस्तार अच्छे से किया और उसका उनको फ़ायदा भी मिला। अगर हम ये देखें कि जैसे फ्रांसीसी एक गवर्नर जनरल आया था जिसका नाम था डुप्ले, तो डुप्ले ने भी ये नीति अपनाई थी कि दो राजाओं के बीच में फूट डालकर एक को अपनी सैनिक सहायता दे करके दूसरे को हरा करके फिर जिसको हराए हैं उसके विपक्षी यानी जिसका उन्होंने सहयोग किया है, सहायता की है, उससे बहुत ज़्यादा धन वन ले लेते थे। तो थोड़ा सा ये संदर्भ को देख लें अच्छे से। 1742 में क्या था, यूरोप में जो है इंग्लैंड और फ्रांसों के बीच में, फ्रांसीसियों के बीच में तनातनी मची हुई थी 1742 से ही। और जब यूरोप में कोई घटना होती थी तो उसका असर भारत में भी पड़ता था। भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ मर जाते थे। और उस समय 1742 के आसपास का अगर समय देखें तो बंगाल मजबूत है अपने आप में अलीवर्दी खां के नेतृत्व में। अवध भी अपने आप में मजबूत है, सादत खां, बुरहानुल मुल्क ये सब हैं, शुजाउद्दौला हैं वहाँ पर, तो वो भी एक प्रकार से मजबूत हैं। इसके अलावा अन्य इलाके भी देखें तो वो मजबूत हैं। यानी कि अभी तक प्लासी का युद्ध नहीं हुआ 1757 वाला। 1757 के पहले पहले जो है अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा दबदबा भारत में नहीं था और न ही फ्रांसीसियों का था। एक दो इलाके थे जैसे कि बंगाल में चंद्रनगर था जहाँ पे फ्रांसीसियों का कोठी थी, और बंगाल में ही कलकत्ता था जहाँ पर अंग्रेज़ों की कोठी थी, और कुछ स्थान और थे जहाँ पर डेनिश, डच इन लोगों की कोठियाँ भी थीं। तो उस समय जो है भारत में सीधा सीधा जाकर के आक्रमण कर देना या ये सब काम करना वो उपयोगी नहीं हो सकता था, क्योंकि उस समय के राजा जो थे, नवाब जो थे, मजबूत थे। उत्तर भारत में दिल्ली जो है, दिल्ली भी एक तरीके से धीरे धीरे खंडित होता जा रहा था। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तो उस समय भी बहुत ज़्यादा अंग्रेज उत्तर दिशा में प्रसार अपना नहीं कर सकते थे, क्योंकि औरंगजेब जब था तो उस समय भी अंग्रेज और औरंगजेब के बीच में एक आध बार दो बार भिड़ंत हुई थी, जिसमें औरंगजेब ने बहुत तगड़ी तरीके से परास्त किया था अंग्रेज़ों को। तो इस तरीके से देखा जाए तो उत्तर भारत में अंग्रेज बहुत ज़्यादा प्रसार करने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन दक्षिण भारत में उनकी स्थिति ठीक ठाक थी, क्योंकि दक्षिण भारत तक यहाँ पे अगर देखें इस दक्षिण भारत में तो दिल्ली का नियंत्रण प्रत्यक्ष रूप से नहीं था। और दूसरा, यहाँ के जो राजा वगैरह थे, नवाब वगैरह थे, ये भी आपस में लड़ते थे, क्षेत्र का विस्तार करते थे। जैसे मैसूर है, मैसूर 1761 में बना, लेकिन उसके पहले के जो राजा थे वाडियार वंश के, वो भी अपने आप में कमज़ोर थे। और ये कमज़ोर थे तो मराठा उस समय उभर रहा था, क्योंकि शिवाजी के नेतृत्व में जो 1674 के बाद ही जब उनका राज्याभिषेक हुआ था, तो 1674 के बाद बहुत तेज़ी से ये प्रसार इधर भी कर रहे थे। उसके पहले भी कर रहे थे, लेकिन राज्याभिषेक जब हो गया तो उसके बाद जो है एक तरीके से ऑफिशियली कर रहे थे। तो मराठों का भी बार बार मैसूर में, बार बार कर्नाटक, बार बार हैदराबाद में कब्जा हो रहा था, यानी कि आक्रमण कर रहे थे। तो इस प्रकार से दक्षिण भारत थोड़ा सा कमज़ोर था। और उसी समय 1748 में आया डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर जनरल भारत में बन करके आया, और उसने सोचा कि दक्षिण भारत में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, अगर यहाँ पर देखा जाए तो फूट डाल करके हम बहुत सारा क्षेत्र विस्तार कर सकते हैं अपना। कर्नाटक में ये जो निज़ामुल मुल्क है, हैदराबाद जो है, हैदराबाद की स्थापना इन्होंने की थी 1724 में निज़ामुल मुल्क आसफ जाह ने। तो 1748 में इनकी भी मृत्यु हो गई थी। 1748 में निज़ामुल मुल्क आसफ जाह की मृत्यु हो गई थी। ये सन 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना किए थे। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके जो अपने उत्तराधिकारी वगैरह थे, जो दावेदारी कर रहे थे कि हम बनेंगे, उनके बीच में झगड़ा होने शुरू हो गया। तो डुप्ले ने यही विचार किया कि दो लोग जो हैं उसमें से एक के साथ मिल जाए और दूसरे को हराएं, और जिसकी मदद करें उससे बहुत सारा भूमि और धन ले लें। इसी क्रम में अंबूर का युद्ध हुआ। ध्यान रखना है 1749 में अंबूर का युद्ध हुआ था, और 1760 में वांडीवाश का युद्ध हुआ था। वांडीवाश के युद्ध में फ्रांसीसी जो है हार गए थे, अंग्रेजों की इसमें जीत हुई थी। अंग्रेज जब इसमें जीत गए तो उनका दक्षिण भारत में स्थायित्व हो गया। फ्रांसीसी एक छोटे से क्षेत्र भर में सिमट कर रह गए, जिसमें से एक क्षेत्र था यान ऑन, एक क्षेत्र था पौंडीचेरी, एक क्षेत्र था कराईकल। ये 3 स्थान थे। और यहाँ पे बंगाल में चंद्रनगर एक स्थान है। तो बंगाल में चंद्रनगर, उत्तरी सरकार में यान ऑन,
और इधर वाले इलाके में कोरोमंडल तट पर देखा जाए तो पांडिचेरी और कराईकल, इन 4 स्थानों पर फ्रांसीसी सिमट कर रह गए थे वांडीवाश के युद्ध के बाद। अब अंग्रेज की स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके थे। उसी समय सन 1772 में, ये सब 60 में हो गया था, उसके बाद चलती नहीं, 1757 में फिर प्लासी का युद्ध हो गया था, तो बंगाल में कब्जा हो गया अंग्रेज़ों का यहाँ पर बंगाल में। फिर 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो ये जो अवध वाला इलाका है इस पर भी अंग्रेज़ों का कब्जा हो चुका था। और उस समय अवध के अंदर में बिहार आता था, उड़ीसा भी आता था, अवध खुद भी आता था, तो बड़ा इलाका हुआ करता था। तो इस पर भी अंग्रेज़ों का कब्जा हो चुका था 1764 तक। लेकिन 1764 के बाद जो है इनकी ये नीति रही कि हम अब प्रत्यक्ष रूप से आक्रमण नहीं करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से वॉर नहीं करेंगे, कुछ टेढ़ा मेढ़ा घुमा फिरा कर काम करेंगे, कूटनीति का इस्तेमाल करेंगे, फूट डालने का काम करेंगे, उससे हम, ताकि हमारे संसाधन भी बचते चले जाएं और बहुत ज़्यादा क्षेत्र में हमारा विस्तार भी होता चला जाए। तो सीधा कब्जा करने की जो नीति थी इनकी, उससे ये लोग धीरे धीरे हटने लगे थे। और जो भीतरी हस्तक्षेप है कि हम फूट डालो राज करो वाली नीति जो है, ये सब चीज़ इस पर अमल ज़्यादा करने लगे और धीरे धीरे अपना राज्य विस्तार करते चले गए। तो ये था इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड। और ये भी जान लें कि 1763 में जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में पेरिस समझौता हो गया था, जिसके बाद ये जो फ्रेंच हैं, फ्रांसीसी हैं, वो थोड़े मोड़े इलाके में सिमट कर रह गए थे। बाकी अंग्रेज़ों का प्रभुत्व दक्षिण भारत में हो चुका था। मद्रास में वो अपनी प्रेसिडेंसी बना लिए थे छोटी सी, जहाँ पर वो अपना राज कर रहे थे। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो गवर्नर था बंगाल का। और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके तहत ये बताया गया था कि जो गवर्नर है जो बंगाल तक सीमित रहता है, वो अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो पहला गवर्नर जनरल इसी क्रम में वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। 1774 से 85 तक वो रहा था। उसके समय में सन 1767 से 69 तक अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच में पहला युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों की हार हुई थी। उस समय हैदर अली के नेतृत्व में बहुत अच्छा सा उन्होंने काम किया था। और मद्रास की संधि हुई थी 1769 में, जिसमें ये कहा गया था कि जो राज्य हैं एक दूसरे को आपस में बांट दिए जाएंगे और जो अंग्रेज़ हैं वो मैसूर की सहायता करेगा। लेकिन 1771 में मराठा ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया था, जिसमें अंग्रेज़ों ने मैसूर की मदद नहीं की थी, जिससे दुखित होकर के, या कुछ और भी उसमें रीजन थे, जिसके कारण से द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 84 तक। उस समय भी वॉरेन हेस्टिंग्स भारत में गवर्नर जनरल था। और ध्यान रहे कि 1775 से 82 तक पहला आंग्र मराठा युद्ध हुआ था, जिसमें एक तरीके से दोनों ही नहीं जीत पाए थे, लगभग बराबर की स्थिति रही थी। तो 1782 में सालबाई की संधि हो गई थी अंग्रेज़ों और मराठाओं के बीच में, जिसमें ये कहा गया था कि एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और उसी समय 80 से 84 तक जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही मैसूर में भी युद्ध चल रहा था, दूसरा वाला। और 82 में 6 दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो चुकी थी। तो वहाँ की स्थिति थोड़ी सी कहने डमाडोल हो चली थी। उस समय टीपू सुल्तान वहाँ पर आया 6 दिसंबर के बाद, 1782 के बाद। और 1784 तक धीरे धीरे वो वहाँ पे जो है स्थिति को सही बनाने की कोशिश किया। लेकिन 1784 में एक संधि हो गई, जिसको बोलते हैं मंगलोर की संधि बोलते हैं। मंगलोर संधि में ये कहा गया कि जो राज्य एक दूसरे से जीते गए हैं उसको एक दूसरे को लौटा दिए जाए। और जब सालबाई की संधि हो गई थी 82 में, तो उसके बाद 20 साल तक मराठों और अंग्रेज़ों के बीच में ज़्यादा युद्ध और तनातनी का माहौल नहीं था। लेकिन 1785 में वॉरेन हेस्टिंग्स जो है गवर्नर जनरल के पद से रिटायर हो गया, वो चला गया। उसके बाद आ गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1785 से 93 तक आया था। और उसी के समय में अगर देखा जाए तो मैसूर के साथ युद्ध हुआ 90 से 92 वाला, आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध 1790 से 92 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और उसमें यह कहा गया था कि जो मैसूर है, यानी कि जो टीपू सुल्तान है, उसके अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेज़ों को दे दिया जाए। ये संधि की शर्त थी, जिसको शायद मंगलौर की संधि बोलते हैं। इसमें आधा राज्य जो है टीपू सुल्तान को दे देना पड़ा था अंग्रेज़ों को, और 330 लाख रुपए यानी 3 करोड़ 30 लाख रुपए भी अंग्रेज़ों को दे देना पड़ा था, जिससे टीपू सुल्तान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चला था।
लेकिन ये स्थिति जब उसकी कमज़ोर हो गई थी तो वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध बढ़ाने का प्रयास कर रहा था और टर्की में, कुस्तुनतुनिया में, फ्रांस में और चाइना में, अरब में, वहाँ सब अपने दूत भेजे ताकि हम अपनी स्थिति को बनाएं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छा बनाएं और अंतर्राष्ट्रीय नवाबों की मदद से हम अंग्रेज़ों को आक्रमण करके उनको पीछे करने का प्रयास करें। लेकिन 1793 में फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस चला गया और 1793 से 98 तक फिर आ गया अगला गवर्नर जनरल जिसका नाम था सर जॉन शोर। वो हस्तक्षेप की नीति का पालन करता था और बहुत ज़्यादा प्रसार करने की नीति में वो नहीं था और हस्तक्षेप करने की भी नीति में नहीं था। उस समय स्थितियाँ लगभग ठीक ठाक थीं, लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं होता था, कभी मराठा मैसूर पे कर दिए, कभी मैसूर कर्नाटक पे कर दिए, ऐसा ही था थोड़ा मोड़ा। लेकिन 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल बना और वो आते ही सहायक संधि नीति का पालन करना शुरू कर दिया। वो जान रहा था कि भारतीय शासक के अंदर में देशभक्ति वाली भावना नहीं है, भारतीय सैनिक जो हैं उनके अंदर में देशभक्ति की भावना नहीं है। उसी समय नेपोलियन का यूरोप में और अमेरिका में बहुत ज़्यादा वर्चस्व था। ऐसी स्थिति में उसका यही प्लान था कि हम खुला युद्ध करेंगे, लेकिन सबसे पहले सब्सिडियरी अलायंस उनके पास भेजेंगे। अगर वो मान गए, नहीं माने सैनिक भेज देंगे फिर। तो अब हम देखेंगे कि ये जो सब्सिडियरी अलायंस है ये क्या है, व्हाट इज सब्सिडियरी अलायंस, यानी कि सहायक संधि की नीति क्या होती है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा है अंग्रेजी संरक्षण का दबाव, यानी जो अंग्रेज शासक थे, लॉर्ड वेलेस्ली जो था, उसने जो भारतीय शासक थे उनके ऊपर दबाव बनाया कि आप हमारी संरक्षण में आ जाएं और संरक्षण में आ जाएं और एक डॉक्यूमेंट है उस पर साइन कर दें। इस डॉक्यूमेंट पे साइन हो जाने के बाद आपकी जो सुरक्षा है, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो चाहे वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, इंटरनल आंतरिक सुरक्षा हो चाहे बाह्य सुरक्षा हो, दोनों प्रकार की सुरक्षाओं में आपकी मदद करेंगे। आपके राज्य पर अगर कोई भी बाहर से आक्रमण करेगा, मान लीजिए मराठा साम्राज्य है, उसके ऊपर राजपूत वाले आक्रमण कर रहे हैं, या इधर कर्नाटक से या मैसूर से आक्रमण हो रहा है, तो अंग्रेज शासक जो हैं उनकी मदद करेंगे बाहरी युद्धों से। और दूसरा ये कि अगर अंदर में ही कोई इस तरह की स्थिति हो जाए कि लोग खुद ही राजा के विरोध में हो जाएं और उनको भगाने का प्रयास करने लगें, तो ऐसी स्थिति में आंतरिक कलह की स्थिति में भी वो नवाबों की मदद करेंगे। तो दूसरा पॉइंट ये है, सुरक्षा का उन्होंने वायदा किया था अगर जो सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर देता। तीसरी बात इसमें थी अपने खर्च पर, यानी जो शासक थे जब सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर देते तो वो अपने खर्च पर सैनिक रखते थे। मतलब ये कि सब्सिडियरी अलायंस पर हस्ताक्षर कर देने के बाद जो अंग्रेज हैं, लॉर्ड वेलेस्ली है, वो एक सैनिक टुकड़ी उनके राज्य में भेज देता था कि आपकी आंतरिक और बाहरी जो थ्रेट है उसमें हम सुरक्षा आपकी करेंगे। लेकिन ये हम जो सेना भेज रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए खर्च देना पड़ेगा, रख रखाव मेंटेनेंस के लिए नकदी देना पड़ेगा, यानी कि अनुदान देना पड़ेगा। अगर कोई राज्य जो है अगर अनुदान नहीं दे पाते, उनकी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी नहीं है, वीक है, ऐसी स्थिति में अगर वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो वो अपने राज्य का कोई ना कोई हिस्सा, कोई ना कोई भूमि, लैंड जो है वो दे देते थे। जैसे कि हैदराबाद है, हैदराबाद ने भी जब पैसा नहीं दे पाया, वो सब्सिडियरी अलायंस में अपने सेना खर्च के लिए पैसा नहीं दे पाए अंग्रेज़ों को, तो उनको अपने राज्य का कुछ हिस्सा दे देना पड़ा था। ऐसे ही अवध है, अवध के पास भी जब सेनाएं रख दी गई थी ज़बरदस्ती, तो वो भी उसका खर्च नहीं उठा पा रहे थे, अंग्रेज़ों को पैसा नहीं दे पा रहे थे सैनिकों के खर्चे का, तो उनको भी अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेज़ों को दे देना पड़ा था। तो जब भी ऐसी स्थिति होती कि वो पैसा नहीं चुका पाएंगे उन सैनिकों के लिए, तो वो अपने राज्य का कुछ ना कुछ इलाका जो है अंग्रेज़ों को दे देते थे। और सब्सिडियरी अलायंस में अगर कोई साइन कर देता तो उनके राज्य में एक रेजिडेंट रख दिया जाता। रेजिडेंट क्या होता है, उनके राज्य में एक रख दिया जाता था और वो इस बात का ख्याल रखता था कि जो आंतरिक और बाह्य हस्तक्षेप है, जो विदेशी संबंध हैं, कोई आक्रमण तो नहीं कर रहा है, आंतरिक स्थिति कैसी है, इन सब पर निगरानी रखता था। और इस बात की उसमें सब्सिडियरी अलायंस में ये बात कही जाती थी कि हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा प्रायः नहीं देखा जाता था कि आप वो आंतरिक में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं।
मतलब कि वो जो रेजिडेंट वगैरह थे वो आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करते थे। जैसे कि एक जेम्स मिल जो कि स्कॉटलैंड का विद्वान था, राजनीतिक दर्शन शास्त्री था, उसने कहा कि जब भी अंग्रेज़ों के बीच में और शासकों के बीच में इस बात का मतभेद होता तो उसमें अंग्रेज़ ही अपने शक्ति का ज़्यादा दावा करते और वो अपनी बात को मनवाने का कोशिश करते थे। जब भी डायलेमा की स्थिति उत्पन्न होती थी तो उसमें अंग्रेज़ की बात माननी ही पड़ती थी। मतलब ये कि अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो उनको अयोग्य घोषित करके उनके राज्य को ही ले लेते हैं। तो इसलिए वो आंतरिक हस्तक्षेप करते थे कि अगला राजा कौन बनेगा, अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा, कौन मंत्री पद पर आएगा, कौन ये बनेगा। सारे प्रकार के हस्तक्षेप भी रेजिडेंट जो है किया करते थे, ऐसा जेम्स मिल का मानना है। और जो सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर देता तो उसको जो है अपनी सेना भंग कर देनी पड़ती थी। यानी अब शासक अपनी सेना नहीं रखेगा, अंग्रेज जो अपनी सेना दे दिए हैं उनको, उन्हीं सेना पर वो अपना काम चलाएंगे। यानी उनको अपनी तरफ से कोई सेनाएं रखने की ज़रूरत नहीं है। इसका भी नुकसान हुआ शासकों को। और जब अंग्रेज़ों की सेना रख दी जाएगी तो वो जाहिर सी बात है उनकी धरती पर, दूसरे की धरती पर वो अपनी सेना जाकर रख रहे हैं। मतलब कि उनकी संप्रभुता तो खतरे में आएगी और कभी कुछ दिक्कत हुई तो पता लगा वो शासक के ऊपर ही आक्रमण करके खुद ही ले लिए गद्दी। तो ये बात थी उसमें। सहायक संधि पर जो हस्ताक्षर कर देता तो वो राजा किसी दूसरे राजा से किसी प्रकार का संधि समझौता ये सब भी नहीं कर सकता था। मतलब कि जो भी विदेशी संबंध था, इंटरनेशनल जो अफेयर्स थे, वो सारे के सारे अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आ जाते हैं। और किसी प्रकार की यूरोपीय सेवा भी शासक नहीं ले सकते थे। मान लीजिए कोई लेना है, कोई यूरोपीय व्यक्ति है जिसको नौकरी पर रखना है, तो शासक नहीं रख सकते थे। क्यों? क्योंकि उनको खतरा होता था कि कहीं फ्रांसीसी किसी व्यक्ति को अपने इंटरनेशनल अफेयर्स के एक तरीके से सलाहकार के रूप में रख लिए तो वो क्या क्या पट्टी पढ़ाए, फिर वो कहीं अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है षड्यंत्र न रचने लगे। इसलिए वो किसी भी यूरोपीय व्यक्ति को अपनी सेवा में न रखें, ऐसा सहायक संधि में हस्ताक्षर करवा लेते थे। तो ये था कि सहायक संधि क्या है, उसमें क्या क्या बातें थीं। पहला ये फिर से रिकॉल कर लें तो अंग्रेजी संरक्षण जो है वो मानना पड़ता था भारतीय शासकों को। और अंग्रेजी शासक ये कहते थे कि आपकी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आपको अपने राज्य में एक रेजिडेंट रखना पड़ेगा। रेजिडेंट की ये बात थी कि वो आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन प्रायः ऐसा नहीं देखा जाता था कि वो आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करता हो। और अपने खर्चे पर वो सेनाएं रखेगा, अंग्रेज़ों की सेनाएं रखेगा। अगर वो खर्चा नहीं दे पाएगा, बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ करता था सेनाओं की, तो अगर नहीं दे पाएगा तो वो अपने राज्य का कुछ ना कुछ इलाका जो है अंग्रेज़ों को दे देगा। इस पर हस्ताक्षर कर देने के बाद कोई भी राजा किसी बाहरी लोगों से संधि, समझौता और किसी बाहरी यूरोपीय व्यक्ति को अपनी सेवा में, सर्विस में नहीं रख पाएगा। ये था सहायक संधि। लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव में सबसे पहला प्रभाव हम देख सकते हैं, स्वाधीनता जो है वो ख़त्म हो गई। जो भारतीय शासक थे उनकी स्वाधीनता, जो इंडिपेंडेंसी है, वो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि वो अब डिपेंडेंट हो गए थे ऑन ब्रिटिश एम्पायर, यानी अंग्रेज़ों के अधीन हो गए थे, उनकी सेनाओं के अधीन हो गए थे। उनकी स्वाधीनता ख़त्म हो गई थी, वो किसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं बना सकते थे और रेजिडेंट उनके आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करते थे। यानी एक तरीके से स्वाधीनता जो है वो समाप्त हो गई। अगला बिंदु देखें, सॉवरेनिटी जो है, संप्रभुता, सॉवरेनिटी उनकी ख़त्म हो गई। कोई भी राज्य होता है, कोई भी देश होता है, वो चार चीज़ों से मिलकर के बनता है। एनी स्टेट इज़ मेड विद द हेल्प ऑफ 4 एलिमेंट्स। देखें, अगर ये स्टेट है तो स्टेट में तो एक होता है कि उसके पास कुछ ना कुछ लैंड रहेगा, यानी कि भूमि रहेगी। दूसरा, उस लैंड पे कोई ना कोई पॉपुलेशन रहेगी, जनसंख्या उस पर निवास करेगी। तीसरा, उन जनसंख्या को शासित करने के लिए, उनको ठीक तरीके से रेगुलेट करने के लिए एक शासक वर्ग होगा, यानी कि एक गवर्नमेंट होगी। गवर्नमेंट किसी भी तरीके से हो, चाहे वो लोकतांत्रिक गवर्नमेंट हो, चाहे राजशाही गवर्नमेंट हो, कोई भी शासक हो, यानी कुल ना के एक सरकार रहेगी। और चौथी चीज़ होता है उसकी सॉवरेनिटी रहेगी, SOVEREIGNEITY, सॉवरेनिटी।
रहेगी उसकी। तो ये लैंड, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी यानी भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता से मिलकर के कोई राज्य बनता है, कोई देश बनता है। और सॉवरेनिटी का मतलब ये है कि किसी देश के पास अपनी अगर सॉवरेनिटी है, मतलब कि ये कि वो अपने आंतरिक मामले में कोई भी काम करे, बाहरी मामले में कोई भी काम करे, पूरी तरीके से वो संप्रभु है, अपने आप का प्रभु है, वो कुछ भी करे। जब संप्रभुता खत्म हो जाती है किसी देश की, तो समझ लो कि वो राज्य की जो क्वालिटी है वो खत्म हो गई। सॉवरेनिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर ये खत्म हो गई समझ लीजिए स्टेट खत्म हो गया। तो इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद जो है राजाओं की सॉवरेनिटी खत्म हो जाती थी, क्योंकि उनके भूमि पर किसी दूसरे देश का सैनिक रहेगा, उनका खर्च भी दे, रेजिडेंट भी रखा है, वो हस्तक्षेप भी करे, तो संप्रभुता समाप्त हो जाती थी। एक जो आत्मरक्षा होता है, आत्मरक्षा जो आत्मनिर्णय का सिद्धांत होता है, खुद की सुरक्षा करने का जो सिद्धांत होता है, वो समाप्त होता चला गया, क्योंकि वो पूरी तरीके से अंग्रेजी सैनिक के ऊपर निर्भर हो गए थे। इसका और क्या प्रभाव पड़ा? कूटनीतिक संबंध जो है भारतीय शासक अब नहीं बना सकते थे, यहाँ तक कि किसी विदेशी व्यक्ति को अपनी सेवा में भी नहीं रख सकते थे कि वो उनको कोई सलाह मशवरा दें। हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे, यानी कुल मिला के भारतीय शासक कहीं बाहरी हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। रेजिडेंट ही मुख्य रूप से हस्तक्षेप करता था, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर जो एक्सटर्नल अफेयर्स थे उसी के अंडर में आ गया था इसको साइन कर देने के बाद। इसका ये प्रभाव और पड़ा कि अंग्रेजी सैनिक को बहुत ज़्यादा मेहनत किए बिना फ्री में उनको जो है सैनिकों के खर्चे के लिए बहुत सारा पैसा मिल जाता था, क्योंकि एक मोटी रकम सहायक सेना के रूप में उनको देना पड़ता था, और पैसा न दे पाए तो उनको अपने राज्य का कोई ना कोई इलाका दे देना पड़ता था। जैसे लॉर्ड वेलेस्ली ने एक बार एक किसी पत्र में लिखा था कि फलाने कोई राज्य है जो कि अपना पैसा नहीं दे पाया, सहायक सेना का रुपया नहीं दे पाया, जिसका पैसा 40 लाख रुपए शायद था। उसके बदले वो उसके राज्य का वो हिस्सा ले लिया जिसकी रेवेन्यू 62 लाख रुपए इकट्ठी होती है, यानी 40 लाख रुपए ना दे पाने वाला राज्य अपने 62 लाख के बराबर वाले राजस्व के हिस्से को भी दे देता था। ऐसी भी स्थिति ऐसी एक स्थिति आई थी जब लॉर्ड वेलेस्ली ने खुद ही इस बात का जिक्र किया था किसी एक पत्र के माध्यम से। और आमतौर पर देखा जाए तो जो खर्च था, सहायक सेनाओं का जो खर्च था, वो किसी भी शासक के जो राज्य है उसके कुल रेवेन्यू का, कुल राजस्व का लगभग 1/3 राजस्व उसको खर्च के रूप में देना पड़ता था। नहीं, एक बहुत बड़ी धनराशि थी। अभी जैसे वर्तमान में भारत सरकार ने जो बजट पेश किया 2021-22 के लिए, उसमें भी एक मोटी रकम जो है सुरक्षा के लिए दिया है, डिफेंस के लिए दिया है, लेकिन वो कम से कम 33% तो नहीं ही है, होगा मुश्किल से 7-8%, 10% के आसपास होगा, लेकिन 33% हिस्सा वो खाली सहायक सेनाओं के लिए दे देते थे। तो इसे कहते हैं सी, कहते हैं कुछ लोग इसको, महानगरों में सी कहते हैं। तो ये सी पन वाला काम कर रहे थे। इससे और क्या हुआ? बेरोजगारी बढ़ी, क्योंकि अंग्रेजी जो भारतीय शासक थे उनके पास जो अपनी सेनाएं थी वो सेनाएं भंग कर देनी पड़ती थी। ये लिखा हुआ है ना, अपनी सेनाएं जो है, अपनी सेना नहीं रख सकते थे वो, अपनी सेनाएं पूरी तरीके से भंग कर देंगे, केवल अंग्रेज़ों की सेनाएं रहेंगी, उनका भी खर्चा वो दें, 1/3 दें, ना दे पाए तो भूमि दें, जिसके कारण लाखों व्यक्ति जो सेना में काम करते थे, शासकों की सेना में काम करते थे, जो अधिकारी के रैंक पर काम करते थे, उनके बेरोजगार हो गए, वो उनकी रोजगारी चली गई। जब रोजगारी चली गई तो वो ऐसे ऐसे कामों में लिप्त हो गए जो कि अराजकता फैलाने वाले भी काम थे। और इसका ये प्रभाव पड़ा कि जो भारतीय शासक पहले अच्छा बनने का काम कर सकते थे, यानी कि लोगों की नज़रों में अच्छा काम करें ताकि जनता उनकी जो है सम्मान करें, तो ये वाला भाव भी अब उनके दिमाग से धीरे धीरे निकलने लगा, क्योंकि अगर अंदर में कोई थ्रेट होता तो उसका भी निपटारा अंग्रेज ही कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, एक पिक्चर आई थी मोहनजोदाड़ो, किसकी पिक्चर थी? ऋतिक रोशन की पिक्चर थी मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो में एक सीन आता है कि जो ऋतिक रोशन है वो वहाँ के जो शासक वर्ग है उससे खुश नहीं रहता है, तो उसके खिलाफ जो है विद्रोह कर देता है, और वहाँ की जनता भी
ऋतिक रोशन की मदद करती है। यानी ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि कभी राजा के खिलाफ विद्रोह हो जाए, तो राजा भी इस बात से थोड़ा सा डरा हो सकता है या प्रेशर ग्रुप के रूप में जनता काम कर सकती है कि राजा अच्छा काम करे, निरंकुश ना बन जाए। लेकिन अब राजा के अंदर में वो डर भी समाप्त हो गया, क्योंकि अगर जनता निरंकुश होगी तो अंग्रेज की जो सैनिक है वो इतनी तगड़ी है कि वो तुरंत दबा देगी क्षण भर में। तो अच्छा राजा बनने की जो कवायद थी वो भी धीरे धीरे उनकी ख़त्म होती चलेगी और वो जनता का दमन करते चले गए। जाहिर सी बात है, जिस राज्य का 1/3 रेवेन्यू सिर्फ सिक्योरिटी में चला जाए, वो भी दूसरे देश के दूसरे जो अंग्रेज हैं उनकी सिक्योरिटी में चला जाए, उनकी सेनाओं के खर्च में चला जाए, और राजा पूरी तरीके से निरंकुश हो जाए, भोग विलास में लग जाए, तो वहाँ की जनता जो है वो दमनकारी शासक के चंगुल में तो फंसी जाएगी। तो ये इसका प्रभाव पड़ा था। एक लाइन से हम फिर से देख लें क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला ये कि राज्यों की स्वाधीनता, संप्रभुता, आत्मरक्षा, कूटनीतिक संबंध बनाने का पूरा अधिकार चला गया, नष्ट हो गया। खर्चा बहुत ज़्यादा राज्य का बढ़ा, क्योंकि 1/3 राजस्व जो है सैनिक खर्चे में चला जाता था। बेरोजगारी बढ़ी और अच्छा राजा की जो भावना थी, मनोभावना थी, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो चली गई, जिससे जनता का बहुत ही ज़्यादा दमन हुआ। लेकिन इससे अंग्रेज़ों का क्या फ़ायदा हुआ? अंग्रेज इससे क्या फ़ायदा उठाए? पहला तो ये कि सेना का खर्च जो है, जैसे एक सैनिक टुकड़ी है वो किसी जाकर के भारतीय शासक के सहायक सेना के रूप में उनको दे दिए, सहायक संधि पे हस्ताक्षर करवा लिए, तो उनका खर्चा कौन दे रहा है? भारतीय शासक दे रहा है। यानी अब अंग्रेज़ों को अपनी सेना के लिए खर्चा देने की भी ज़रूरत नहीं है, वो भी भारतीय शासक ही देगा। और वो भारतीय शासक के खर्च पर अपनी एक बहुत बड़ी सेना बना सकता था, और बहुत बड़ी सेना के लिए रख रखाव का काम तो वही करेंगे। इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि बफर स्टेट के रूप में भारत के बहुत सारे स्टेट बन गए, बहुत सारे इलाके बन गए। बफर स्टेट मतलब होता है कि एक देश के बीच में कोई दूसरा देश आ जाए, जिससे कि तीसरे देश को उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होने लगे, उसको बफर स्टेट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें, मान लो कि ये भारत वाला हिस्सा है और ये नेपाल है। मान लो ये नेपाल है और ये भारत है, ऊपर चाइना है। तो चाइना और भारत के बीच में नेपाल एक बफर स्टेट के रूप में काम कर रहा है। बफर स्टेट मतलब ये कि अगर भारत को नेपाल चाइना में जाना है तो यहीं से होकर जाएगा, चाइना को भारत में आना है तो नेपाल से होकर आएगा। यानी दो राज्यों के बीच में एक राज्य जिसकी सहायता के बिना कोई एक दूसरे के इधर उधर जा ही नहीं सकता, वो बफर स्टेट होता है। तो जब सहायक सेना पे हस्ताक्षर कर देते थे तो अंग्रेजों के पास बहुत सारे बफर स्टेट बन जाते थे। कैसे? क्योंकि अंग्रेजों का मुख्य नियंत्रण अगर हम 1797 में देखें तो 1797 तक, यानी कि सर जॉन शोर के समय तक अगर देखें तो मुख्य रूप से कलकत्ता, बिहार, ये उत्तरी सरकार इसको बोलते हैं, उत्तरी सरकार और उड़ीसा का इलाका बोलते हैं इस वाले क्षेत्र को जहाँ पर ये किया हुआ है। और ये मद्रास है जहाँ पर अंग्रेजों का कब्जा था, और यहाँ पर थोड़ा सा कब्जा था, और थोड़ा सा मालाबार पर तट पर कब्जा था। तो ये कुछ इलाके थे जहाँ पर अंग्रेजों का कब्जा था 1797 तक। अब जब सहायक संधि पर हस्ताक्षर हो जाता, जैसे मान लो कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर हुआ, पहले ये वाला इलाका, हैदराबाद वाला इलाका अंग्रेजों के पास नहीं था, लेकिन उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस पर हस्ताक्षर कर दिया और ये वाला इलाका जो है एक तरीके से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। तो अगर कोई भी विदेशी मान लो आक्रमण करना है, उसको यहाँ पर आक्रमण करना है, तो इधर से अगर मान लो आया समुद्र तट से, कोचीन में घुसा, उसके बाद बंगाल जाने के लिए इसको जाहिर सी बात है कि हैदराबाद से होकर जाना पड़ेगा इसको, और हैदराबाद में ही इसकी एक सेना रखी हुई है, तो ये उसको रोकने का काम करेगी। यानी बफर स्टेट से इनको अपनी सुरक्षा का भी फ़ायदा हो गया। अगर फ्रांसीसी यहाँ से आक्रमण करना चाह रहे हैं तो पता लगा यहीं पर उनकी सैनिक बैठी हुई है, वो उनको वहीं पर रोक लेगी। पहले क्या था कि मान लो यहाँ सब अंग्रेज है ही नहीं, पूरे इलाके में अंग्रेज है ही नहीं, किसी को आक्रमण करना है, इधर से घुसा, अपना सीधा भनभनाते हुए निकला और तुरंत पहुँच गया बंगाल में, मारा पीटा, निकल आया। लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे 1803 में, 1805 में, 1806 में इधर के बहुत सारे इलाके सहायक संधि के माध्यम से ले लिए गए, बीच के बहुत सारे इलाके। तो ये सारे इलाके बफर स्टेट के रूप में काम करने लगे। यानी अंग्रेज़ों की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित हो गई, कोई बाहरी आक्रमण जो है वो आसानी से नहीं हो पाएगा।
तो ये सब हो गया। अगर इसमें देखें एक शब्द लिखा बकरा। बकरा मतलब क्या है? बकरा मतलब ये है कि सहायक संधि पर अगर कोई राजा हस्ताक्षर कर देता था तो उसकी सारी की सारी संप्रभुता, स्वाधीनता, उसकी अपनी सेना सब के सब भंग हो जाती थी। आत्मरक्षा, आत्मनिर्णय का सिद्धांत खत्म हो जाता था। अंग्रेजों की सेना का खर्च उसको खुद देना पड़ता था, ना दे पाए तो आधा राज्य, बहुत सारा पैसा, 1/3 राजस्व अंग्रेजों को देना पड़ता था। और ऐसा भी होता था कि जब भारतीय पूरी तरीके से मतलब दे ना पाएँ उनके पैसे को, उनकी सहायक सेना का खर्च ना उठा पाएँ, तो ऐसी स्थिति में उनकी स्थिति बकरे जैसी हो जाती थी। यानी एक कोई लेखक है, उन्होंने ये चीज़ लिखा था कि भारतीय शासक, भारतीय राज्य उस समय उस बकरे की तरह हो गए थे जिसको अंग्रेज तब तक खिलाते पिलाते रहते थे जब तक कि वो मोटा ना बन जाए और जिबह उसको हलाल करने के काबिल ना बना दिया जाए। यानी इनको जो है अपनी सेना देते थे भारतीय शासकों को कि अगर मराठा कब्जा करेंगे, आक्रमण करेंगे तो हम सुरक्षा करेंगे, अफ़गान आक्रमण करेगा तो हम सुरक्षा करेंगे, अंदर में कोई दिक्कत होगी तो हम सुरक्षा करेंगे। ऐसे में अच्छे शासक बनने की उनकी जो एक क्षमता थी, जो हो सकती थी, कैपेसिटी बिल्डिंग हो सकती थी, उसको भी उन्होंने नष्ट किया। और ऐसे में वो अपने ही आप को कमज़ोर किए। और जब देखते कि पूरी तरीके से शासक राजा अयोग्य हो चुका है तो उसके गद्दे से उठा करके नीचे बैठाते हैं और ख़ुद वहाँ पर बैठ जाते। जो रेजिडेंट रखते थे उनके राज्य में, उस रेजिडेंट का पूरी तरीके से कब्जा हो जाता था उस पर। तो उस समय जो स्थितियाँ थी एक तरीके से बकरे की जैसी थी। और सोच रहे थे कि हम बहुत महान काम कर रहे हैं कि अंग्रेज के रेजिडेंट हम रख रहे हैं, यहाँ पर रख देंगे पूना में तो ये से सुरक्षा हो जाएगी। जबकि ये खुद ही उसको जो है जान रहे थे कि अंदर हस्तक्षेप अगर करेंगे, किसी राज्य के अंदर में हस्तक्षेप हो जाएगा तो धीरे धीरे उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा, हमारा कंट्रोल बढ़ता चला जाएगा। खैर, अगला बिंदु हैदराबाद कैसे कैसे वो अपना जो साम्राज्य विस्तार है वो किए सहायक संधि के माध्यम से। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है या पूछ सकता है कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था। तो जो हैदराबाद है ये भारत का पहला क्षेत्र ऐसा था, पहला राज्य ऐसा था जिसने सहायक संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर किया था। 1798 में जैसे ही लॉर्ड वेलेस्ली भारत में आया था, पता है 1798 से 1805 तक भारत में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था। 1798 में आते ही हैदराबाद को जो है उसने सहायक संधि का साइन करवा लिया। उस पर शासक जो है तुरंत ढुलमुल था, साइन कर दिया। क्यों? क्योंकि 1748 में निज़ामुल मुल्क असफ जाह की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद जो उनके उत्तराधिकारी वगैरह थे वो आपस में लड़ते करते थे। डुप्लेन ने उनका किया, सहयोग दिया, तो डुप्लेन ने बहुत सारा इलाका ले लिया। उसके बाद वो धीरे धीरे कटते छटते बेकार से हो गए, कमज़ोर से हो गए थे। और जैसे ही पता लगा कि कोई हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, इसके लिए हमें सेना मिल रही है, तो तुरंत ही जो है हैदराबाद रख लिया। कहा भैया सेना रख दो मेरे पास, मेरी स्थिति बहुत कमज़ोर है। तो सेना सबसे पहले ये रख ली अपने यहाँ पर। यानी सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला सबसे पहला राज्य है हैदराबाद, फर्स्ट स्टेट इन द इंडिया। और स्थिति इसकी खराबी थी क्योंकि सहायक सेना तो वही रखेगा जो अपनी सेना नहीं रख पा रहा है। तो ये अपने राज्य का कुछ इलाका जो है वो दे दिए अंग्रेज़ों को, ले जाओ। तो इस पे अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया धीरे धीरे हैदराबाद पर। यहाँ पर देखें 1797 में हैदराबाद इलाके में, जो हैदराबाद इलाका ये सब है बड़ा सा हैदराबाद, यहाँ पर नहीं है वो। लेकिन 1895 का नक्शा देखेंगे तो ये हैदराबाद का ये बहुत बड़ा इलाका जो है अंग्रेज़ों के कब्जे में आ चुका था। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर अवध। अवध पर सहायक संधि थोप दी गई थी। अवध के राजा के ऊपर सहायक संधि को थोप दिया गया था और उनको सहायक सेना रखने के लिए दबाव बनाया गया। और जब दबाव बनाया गया तो वो उसका पैसा चुका नहीं पाए क्योंकि उनकी भी स्थिति ठीक नहीं थी। तो उन्होंने भी अपने राज्य का आधा हिस्सा जो है अंग्रेज को दे दिया। और उस आधे हिस्से में जो आगरा है और जो रुहेलखंड है, ये दोनों इलाका जो है अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया। यानी इस नक्शे में देखें तो अवध ये है, अवध के बगल में ये आगरा है, आगरा आ गया अंग्रेज़ों के कब्जे में। और ये रुहेलखंड है और रुहेलखंड भी आ गया अंग्रेज़ों के कब्जे में। कब? नवंबर 1801 में।
तो ये थी अवध। इसके बाद आता है मैसूर। मैसूर पता है कि सन 1792 में आंग्ल और मैसूर के बीच में तीसरा युद्ध हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान बहुत बुरी तरीके से हारा था और अपने राज्य का आधा हिस्सा जो है अंग्रेज़ों को दे दिया था। उस आधे हिस्से में भी बहुत सारे इलाके थे जिसने अंग्रेज़ों की मदद की थी। उनके जो मित्र थे जो कि 92 में लड़े थे अलायंस पार्टी, उसका बहुत सारा इलाका अपने मित्रों में बांट दिया और कुछ इलाका अंग्रेज़ों ने अपने पास रख लिया। उसको मिला करके मद्रास प्रेसिडेंसी बनाए थे वो। और जब 1799 में वेलेस्ली आया, 98 में आया, लेकिन 99 में एक युद्ध हुआ, आंग्ल मैसूर का चौथा युद्ध हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान बहुत बुरी तरीके से हार गया। और टीपू सुल्तान ने मदद की गुहार लगाई थी फ्रांस से, लेकिन फ्रांस समय पे आ नहीं पाया, समय पे मदद नहीं कर पाया और तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो मैसूर भी उसके हाथ से ख़त्म हो गया और टीपू सुल्तान भी ख़त्म हो गया 99 में। 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो 99 में जब इनकी मृत्यु हुई तो इसके बाद यानी जब 1761 में हैदर अली जो था वो वाडियार वंश के राजा को उनकी गद्दी से उठा फेंका था। 61 में मैसूर का राजा खुद बन गया। 6 दिसंबर 82 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद टीपू आया, 4 मई 1799 में उसकी मृत्यु हो गई। तो जिस वाडियार वंश को हैदर अली ने हटाया था, उसी वाडियार वंश के एक ढुलमुल राजा को मैसूर पर बैठा दिया और उससे एक विशेष प्रकार की सहायक संधि पर हस्ताक्षर कराया, जिसमें ये बात थे कि आप सब्सिडियरी अलायंस कर दें, लेकिन जब भी अंग्रेज़ों की इच्छा होगी तो वह आपके राज्य पर आक्रमण करके या आपके राज्य को अपने अंदर में ले लेंगे। तो इस तरीके से मैसूर भी उसके अंदर में आ गया था जब आंग्ल मैसूर का चौथा युद्ध हुआ था उसके बाद में। इसके बाद आता है कर्नाटक। कर्नाटक को 1801 में अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में ले लिया था सहायक संधि के माध्यम से। सहायक संधि का मतलब ये नहीं है कि उनके राज्य में अंग्रेज़ों को कब्जा हो गया। सहायक संधि का मतलब सिर्फ इतना है कि एक सहायक सेना उनके राज्य में रखी जाएगी जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी में उनकी मदद करेगी और बहुत सारा धन अंग्रेज़ों देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अंग्रेज़ का वहाँ पर पूरा शासन हो गया है, लेकिन हाँ, जिस राज्य की संप्रभुता, स्वाधीनता, आत्मरक्षा ये ख़त्म हो जाए तो इसका मतलब है कि वहाँ पे किसी का कब्जा हो चुका है। तो एक प्रकार से इनडायरेक्टली अगर देखा जाए कब्जा हो चुका था, लेकिन अगर सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो कब्जा नहीं था। लेकिन अंग्रेज़ जो है बहुत चालाक थे, साम दाम दंड भेद कुछ भी तरीका अपना करके किसी भी तरीके से घुसपैठ करके राज्य को जीतना ही उनका मेन लक्ष्य था। खैर 1801 में कर्नाटक को उन्होंने इसी तरीके से जीत लिया दबाव बना करके, और वहाँ के जो शासक थे उनको दबाव बनाया कि आप पेंशन लो, बहुत ज़्यादा कूदो फानू नहीं, पेंशन लो, पैसे लो और अपना राज्य का इलाका हमें दे दो। कर्नाटक फिर 1801 में ले लिया गया पूरी तरीके से। और कर्नाटक और 99 में मैसूर जीत लिए थे, तो मैसूर का बहुत बड़ा इलाका और मालाबार का बहुत बड़ा इलाका मिला करके एक प्रेसिडेंसी बनाई गई जिसको बोलते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी। यानी मद्रास जो पहले 1797 में इतने इलाके में था वो अभी फैल करके पूरे बहुत बड़े इलाके में हो गया। देख सकते हैं यहाँ पर मैप में एक बहुत बड़े इलाके में ये पूरी मद्रास प्रेसिडेंसी बन गई। इसको मद्रास प्रेसिडेंसी बोलते हैं। प्रेसिडेंसी मतलब होता है जो अंग्रेजी साम्राज्य जहाँ जहाँ तक फैला हुआ था तो वो सुविधा के लिए अपने बहुत सारे जगहों को प्रशासनिक इकाई के रूप में बांटे थे। यहाँ आप देख सकते हैं प्रेसिडेंसी प्रशासनिक इकाई के रूप में बांटे थे। उसमें 3 मुख्य थे, एक बम्बई था, एक मद्रास था, एक बॉम्बे था, एक मद्रास था, एक बंगाल था। 3 प्रेसिडेंसी थे। एक बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत बड़ा इलाका, एक मद्रास प्रेसिडेंसी, और बाद में 1803 जब चौथा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तो उस समय यहाँ मराठे का बहुत सारा इलाका जो है अंग्रेज़ों के कब्जे में आ चुका था। तो ये बड़ा इलाका मिला करके बम्बई प्रेसिडेंसी बनाई गई थी और हर एक प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर होता था और 3 के तीनों गवर्नर के ऊपर एक गवर्नर जनरल होता था। इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलते थे। ये देख सकते हैं हर प्रशासनिक इकाई के अंदर में एक गवर्नर जनरल होता था। गवर्नर जनरल सबसे ऊपर होता था और हर एक प्रशासनिक इकाई में एक गवर्नर होता था। मतलब जैसे ये प्रेसिडेंसी है तो प्रेसिडेंसी कौन चलाएगा? गवर्नर चलाएगा। बहुत सारे गवर्नर होंगे अलग अलग प्रेसिडेंसीज के, इन सभी गवर्नर को कौन चलाएगा? तो गवर्नर जनरल चलाएगा। ये था उसका हायरार्की। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा मद्रास प्रेसिडेंसी बनाया गया 1800 के आसपास में। 1799 में तंजौर जो इलाका है, तंजौर भी इलाका इसी मद्रास के नीचे है, तंजौर इलाका है।
तो तंजौर इलाके को भी ले लिया गया था दबाव बना करके। सूरत का इलाका जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो है सूरत, ये बम्बई है, बम्बई के ऊपर ये है सूरत। तो सूरत वाले इलाके में भी उन्होंने कब्जा कर लिया 1799 के आसपास में। और कुछ अन्य भी इलाके हैं, उसको खाली नाम के लिए देख लें। एक जोधपुर है राजपूताना राज्य में, जयपुर है, मच्छेड़ी, बूंदी, भरतपुर। कभी कभी मिलान करने के लिए या कुछ कथन दे देगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन ऐसा राज्य है जहाँ पर सहायक सेना रखी गई थी या सहायक संधि उन्होंने हस्ताक्षर किया था। तो एक जोधपुर भी है, जयपुर भी है, उसमें मच्छेड़ी भी है, बूंदी भी है, भरतपुर है। ये सब के सब इधर वाले इलाके हैं और राजपूताना के साइड वाले इलाके हैं। तो इन सब ने भी सब्सिडियरी अलायंस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इसके बाद आता है मराठा। मराठा के बारे में बहुत सारी बातें जानते होंगे। जैसे कि मराठा परिवार जो है वो मुख्य रूप से 5 परिवार में 5 सरदारों में बटा हुआ था। जो पूरा मराठा एम्पायर था, मराठा साम्राज्य था, वो एक जो पूना है, यहाँ पर पूना, बम्बई के बगल में यहीं पर पूना है, तो पूना पर बैठता था पेशवा। ये नागपुर है, नागपुर में बैठते थे भोंसले, बी फॉर भोंसले। इंदौर पर बैठते थे होलकर, और यहीं पर है आगरा के नीचे ग्वालियर, तो ग्वालियर में बैठते थे सिंधिया। और ये पूरा इलाका जो है, ये वाला इलाका, ये है बड़ौदा, तो बड़ौदा में बैठते थे गायकवाड़। तो ये मुख्य रूप से 5 क्षेत्रों में, तो ये बहुत बड़ा इलाका जो है, ये इतना पूरा इलाका ये मराठा साम्राज्य था। यहाँ तक कि राजपूताना तक भी यहाँ सब पूरा फैला हुआ था। मराठा साम्राज्य ये सब पूरा फैला था, पूरा राजपूताना, पूरा ग्वालियर, नागपुर, इंदौर, पुणे, मराठा, गुजरात, इन सब में जो है मराठों का कब्जा था। और ये 5 परिवारों में ऐसे इस प्रकार से बटे हुए थे। लेकिन इनमें आपस में ही नहीं बनती थी, इनमें आपस में कलह होता था। और सवाई माधवराव की मृत्यु हो गई थी 1794 में, जो कि एक अंतिम प्रमुख रूप से शासक रहा था। 1795 में मृत्यु हो गई थी एक जो उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, महादजी सिंधिया, उसकी भी मृत्यु हो चुकी थी 95 में। अहिल्याबाई होलकर, जो कि होलकर वाले परिवार का विस्तार कर रही थी, उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। नाना फडणवीस की मृत्यु सन 1800 में हो चुका था। तो मराठा साम्राज्य कमज़ोर हो चुका था और पुणे पर किसका कब्जा हो, इसके लिए 5 परिवार आपस में ही झगड़ते थे। इसी में पहला झगड़ा जो हुआ, और सहायक संधि के लिए अंग्रेज़ों ने या वेलेस्ली ने नाना फडणवीस के पास और पेशवा बाजीराव द्वितीय है उसके पास सब्सिडियरी अलायंस भेजा, पत्र भेजा कि इस पर साइन कर दो, रक्षा करेंगे तुम्हारी। लेकिन नाना फडणवीस बहुत योग्य था, कुशल था, वो जानता था अंग्रेज़ों की नीति, तो उसने साइन नहीं किया उस पर। पेशवा बाजीराव द्वितीय भी साइन नहीं किया। लेकिन जब सन 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई, तो उस समय पेशवा और सिंधिया, इन दोनों का होलकर से युद्ध हो गया, अपसय में युद्ध हो गया। ये जो पेशवा हैं पुणे में बैठे हुए हैं, और जो सिंधिया हैं, कहाँ के सिंधिया, इंदौर के जो सिंधिया हैं, ग्वालियर के जो सिंधिया हैं, ग्वालियर के सिंधिया और पुणे के पेशवा, इन दोनों ने मिल करके होलकर, ये जो बगल ये बीच में इंदौर है ना, ऊपर ग्वालियर, बीच में इंदौर, नीचे पेशवा पूना, तो पूना और ग्वालियर मिल करके इंदौर पर आक्रमण किए। तो ये दोनों एक तरफ थे, ग्वालियर और पुणे एक तरफ थे, इंदौर एक तरफ था, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। तो पूना या पेशवा प्लस सिंधिया वर्सेस होलकर में युद्ध हुआ। तो इसमें क्या हुआ, होलकर जीत गए। इसमें होलकर भारी पड़ा, बहुत योग्य थे, यशवंत राय होलकर उस समय वहाँ के राजा थे। तो होलकर जो है इस युद्ध में जीत गए। और जब युद्ध में जीत गए तो जो पेशवा है, पेशवा बाजीराव द्वितीय, वो भागते भागते अंग्रेजों के पास गए, कहे मदद करो, सहायक सेना भेजो, होलकर आक्रमण कर रहा है। तो 25 अक्टूबर सन 1802 में जो है पेशवा ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने, यानी उनके भी राज्य में सहायक सेना रख दी गई। लेकिन बाद में छटपटाया खूब वो भी। और ये 25 अक्टूबर 1802 में, माफ़ कीजिएगा, ये युद्ध हुआ था, इनके दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। और जब युद्ध हुआ तो पेशवा जब इसमें हार गया था, तो पेशवा जो है 1802 में संधि कर ली, इसको बोलते हैं बसाई की सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस ऑफ बसाई। 1802 में हस्ताक्षर हो गया, जिसमें पेशवा को सहायक सेना रखने का सुविधा दे दिया गया। लेकिन इसके बाद फिर से युद्ध हुआ, वेलेस्ली का युद्ध हुआ, किससे, सिंधिया और भोंसले
की जो संयुक्त सेना थे, सिंधिया और भोंसले के संयुक्त सेना से वेलेस्ली का युद्ध हुआ। लेकिन जब इनके आपस में जो भाईचारा है वो सब नहीं था। जब सिंधिया भोंसले आपस में लड़ते थे तो गायकवाड़ जो है अंग्रेजों की मदद करता था, जो सिंधिया है मतलब जो पेशवा है वो अलग ही फटकता था, क्योंकि पेशवा को मदद मिल चुकी थी तो पेशवा जो है शांत रहता था, गायकवाड़ जो है अंग्रेजों की मदद करता था। सिंधिया भोंसले लड़ रहे हैं वेलेस्ली से, पता लगा दूसरा जो है उसकी मदद कर रहा है, तीसरा बोल ही नहीं रहा है। तो ऐसा सब हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि वेलेस्ली जीत गया। और जब वेलेस्ली जीता तो 1803 में, दिसंबर 1803 में जो है सिंधिया भोंसले इनके ऊपर भी सहायक संधि जो है थोप दी गई। फिर जब देखें कि सिंधिया हो गए, भोंसले हो गए, पेशवा हो गए, सब हो गए ख़त्म, गायकवाड़ पर कब्जा हो गया, तो बचे अकेले ये होलकर बचे। अब होलकर बचे रह गए थे, इनके ऊपर और सहायक संधि थोपने थे। तो उस समय यशवंत राव होलकर जो है होलकर साम्राज्य के या होलकर परिवार के मुखिया थे। तो उनका और वेलेस्ली के बीच में युद्ध हो गया, लेकिन इनकी मदद जो है सिंधिया ने की। सिंधिया जान गए कि मतलब सहायक संधि थोपेंगे तो मतलब नुकसान हो जाएगा, तो सिंधिया ने यशवंत राव होलकर की मदद की और इसमें जो है यशवंत राव को सफलता मिली। यशवंत राव होलकर को इसमें सफलता मिली। दक्षिण भारत में ये सबको हरा चुके थे, पेशवा वेशवा को हरा चुके थे। एक सेनापति लेक नाम का सेनापति था, उसने भी आक्रमण किया और यशवंत राव होलकर के जो महल है उस पर भी असफल रूप से आक्रमण करने का प्रयास भी किया, लेकिन असफल रहा था। उसके बाद जब पता लगा जो कंपनी के शेयर होल्डर थे, जो कंपनी चला रहे थे, क्योंकि अंग्रेज मुख्य रूप से एक कंपनी थी, कंपनी का इसमें बहुत सारा नुकसान हो रहा था कि भैया सहायक सेना पे हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, कहाँ युद्ध कर रहे हो, परेशान कहाँ कर रहे हो, क्यों? क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता था उनको। 1797 में जो कंपनी का कर्ज जो है, जो लोन है, वो 170 पाउंड हो चुका था। 170 लाख पाउंड, पाउंड बोल रहे पाउंड। तो 1797 में जब लॉर्ड वेलेस्ली नहीं आया था तो उस समय अंग्रेजों का जो अंग्रेजी कंपनी का जो शेयर होल्डर था, जो कर्ज था, ऋण था, वो 170 लाख पाउंड था। लेकिन ये युद्ध करते 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 कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया और 1806 में जो है इनका जो कर्जा है 310 लाख पाउंड हो गया। और उधर नेपोलियन का आक्रमण हो रहा था, स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली आ रही थी। तो इन लोगों ने सोचा कि आपने जितना कब्जा किया इधर उधर सब जगह, फटक फटक के सहायक संधि करके, झगड़ा करके, सहायक संधि थोप करके जितना जीता है, उन उपलब्धियों को आप एंजॉय करो और ज़्यादा लड़ाई में ना लगो, क्योंकि हमारी स्थिति ख़राब होती चली जा रही है, कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं। नेपोलियन भी उधर परेशान कर रहा है। 1789 में फ्रांस की क्रांति हो चुकी थी। तो उपलब्धियों पे ज़्यादा जोर देने लगे और लॉर्ड वेलेस्ली को बुला लिया गया। लॉर्ड वेलेस्ली को बुला लिया गया और 1806 में जो है राजघाट की संधि होगी, बहुत महत्वपूर्ण है। यशवंत राव होलकर और अंग्रेज़ों के बीच में 1806 में संधि हो गई, राजघाट की संधि, जिसके तहत जो होलकर हैं उनको उनका इलाका दे दिया गया कि आप मतलब रहिए। दे दिया गया, उनका था ही, वो जीत ही नहीं पाए थे, राजघाट की संधि हो गई थी, शांति समझौता हो चुका था। तो एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है परीक्षाओं में कि कौन सा ऐसा मराठा में परिवार था जिसने अंतिम समय तक सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था? तो वो होलकर परिवार था। होलकर ने अंतिम समय तक जो है सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था। ये राजघाट की संधि या शांति समझौता है, ना कि सहायक संधि है, क्योंकि जब वो हारा ही नहीं युद्ध में तो संधि क्या करेगा। तो ये शांति समझौता था, तो होलकर जो है बच गया इससे। एक चीज़ समझ लें कि कुछ गवर्नर जनरल कौन कौन से आए इस बीच में। जब जो ये लॉर्ड वेलेस्ली गया 1805-06 में, तो उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस को बुलाया गया गवर्नर जनरल के लिए। वही लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1786 से 93 तक गवर्नर जनरल था भारत का। लेकिन जब उसको 1806 में बुलाया गया तो तुरंत उसकी हो गई मृत्यु। ही गॉट डाइड ऑन दैट पीरियड, तो वो फिर ख़त्म ही हो गए। इसके पहले वो 86-93 तक थे ही। इसके बाद सर जॉर्ज वॉरलो भारत के गवर्नर जनरल बने। ये 1805 से 1807 तक रहे थे, 1805 से 1807 तक। और इन्हीं के समय में वेल्लोर का प्रसिद्ध सिपाही विद्रोह हुआ था। किसके समय? तो सर जॉर्ज वार्लो के समय में। इसके बाद आए थे लॉर्ड मिंटो प्रथम, ये सन 1807 से 1813 तक रहे थे।
फिर आए थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये 1813 से 1823 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। और इन्हीं के समय में, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही इन्होंने एक नीति लाई थी जिसको बोलते हैं सर्वोच्चता का दावा, सर्वोच्चता की नीति। तो सर्वोच्चता के दावा में क्या था कि जो लॉर्ड हेस्टिंग्स था उसका ये मानना था कि जो अंग्रेजी साम्राज्य है वो बहुत ही ज़्यादा महान है, बहुत ज़्यादा मजबूत है, और सभी जो राजाएं हैं भारत की वो उनके अधीन उनको होना चाहिए। ये होता है सर्वोच्चता का दावा या सर्वोच्चता की नीति। लेकिन ये दावा बहुत सारे क्षेत्र में नहीं माना गया। जैसे कि उस एग्जाम्पल के रूप में देखें तो कित्तूर, कर्नाटक में एक स्थान है कित्तूर, वहाँ की एक रानी थी, रानी चेन्नम्मा। उन्होंने विद्रोह कर दिया, कहा कि नहीं, हम भी महान हैं, हमारा भी देश महान है। तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो विद्रोह करने के दौरान में जो है 1824 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 1829 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु होने के जस्ट बाद जो है वहाँ का एक चौकीदार था, उसने इस आंदोलन को बढ़ाया कि हम इनके अंडर में नहीं आएंगे, सर्वोच्चता का दावा इनका हम नहीं मानेंगे। लेकिन उसको भी 1830 में पकड़ करके फांसी दे दी गई। ऐसे ही कुछ क्षेत्र में और भी छोटे मोटे आंदोलन ऐसे चले, लेकिन बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। तो सर्वोच्चता का दावा ये था लॉर्ड हेस्टिंग्स का। कभी विस्तार में इस पर बातचीत करेंगे। और लॉर्ड हेस्टिंग्स 13 से 23 तक था ही। किसी किसी पुस्तक में 1813 से 22 तक दे देते हैं, लेकिन 13 से 23 तक मोटी मोटा बहुत सारी जगह देखने को मिलता है। अब ध्यान है कि 1802 में 3 में जो है पेशवा जो है सहायक संधि मान लिया है, सिंधिया मान लिए हैं, भोंसले मान लिए हैं सहायक संधि को। लेकिन पेशवा जो है छटपटा रहा था कि सहायक सेना जो है रख लिया है, बाहर इंटरनल कोई काम वो कर नहीं पा रहा है, रेजिडेंट जो है उनका हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो छटपटा रहा था। तो सोचा कि एक संयुक्त मोर्चा बनाएंगे। संयुक्त मोर्चा बनाया भी। उसमें पेशवा, नागपुर के भोंसले, ग्वालियर के सिंधिया, और तुम्हारे बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, इन सबको मिलाया। कहा कि अब संयुक्त मोर्चा बनाएंगे, लड़ेंगे इनके खिलाफ। लड़े, हार गए, ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। तो हार गए। हारने के बाद जो है पेशवा को जो है पूरी जो पेशवा का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया। ये बोल सकते हैं अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध था, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध था, जिसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। इसमें पेशवा जो है, ये सारी संयुक्त मोर्चा जो है हार गई थी ये। तो पेशवा को उठा करके कानपुर भेज दिया गया कि कहा पूना में नहीं रहोगे तुम, कानपुर जाओ, कानपुर में बिठौर पे बैठो, पेंशन देंगे तुमको। अब ये जो है हमारे अंडर में रहेगा। पूना को मिला करके बड़ा सा एक बम्बई प्रेसिडेंसी बनाएंगे। तो बम्बई प्रेसिडेंसी बनाया भी। तो 3 प्रेसिडेंसी बड़े बड़े हो चुके थे तब तक, 1819 तक या 17 तक या 18 तक, लॉर्ड हेस्टिंग्स इस समय तक देखे तो बम्बई, मद्रास और बंगाल 3 बड़े बन चुके थे प्रेसिडेंसीज, विस्तारित प्रेसिडेंसीज बोलते हैं इनको। और जैसे अगर देखें तो शिवाजी के 2 बेटे थे, राजाराम, संभाजी। संभाजी जब 1680 से 89 तक अपने पद पर रहे थे तो वो रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाए थे। लेकिन 1689 में औरंगजेब का उस पर कब्जा हो चुका था, तो रायगढ़ तहस नहस कर दिया गया था। उसके बाद 1689 से सन 1700 तक राजा राम रहे थे वहाँ के पद पर, तो उन्होंने अपनी राजधानी सतारा बनाई थी। सन 1700 से 1707 तक ताराबाई और उनका बेटा जो शिवाजी द्वितीय था वो पद पर था। लेकिन 1689 से 1707 तक जो औरंगजेब की गिरफ्त में साहू जी, जो कि शिवाजी का नाती था, वो जो उसकी गिरफ्त में था, वो 1707 में खुल गया, तो वो भी आया, तो सतारा को अपनी राजधानी बनाया था। और साहू जी 1713 में जो है पेशवा को बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिए थे। तो उसके बाद सबसे पहले पेशवा एक ब्राह्मण को बनाया गया था, बालाजी विश्वनाथ को, फिर उनके बेटे जो हैं बाजीराव प्रथम को, फिर उनके बेटे बालाजी बाजीराव को, फिर बालाजी बाजीराव 1761 के पानीपत के युद्ध में हार चुके थे, तो स्थिति हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब। तो उसके बाद ये सब युद्ध हुआ, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1772 से 1775 से 82 तक, फिर 1803 से 5 तक, फिर 1816 से 19 तक। इन सब में हारे, एकदम से कमज़ोर हो गए। तो उनके गर्व को बनाए रखने के लिए कि मराठा साम्राज्य कुछ था, उनकी राजधानी जो सतारा थी, जिसको राजा राम ने पहले बनाया था। हालांकि बाद में जा कर के जो बाजीराव, जो बालाजी बाजीराव हैं, उसने पुणे अपनी राजधानी बना ली थी। लेकिन उसके पहले सतारा था, जो कि जो छत्रपति शिवाजी के जो वंशज थे वो सतारा में ही थे। तो सतारा को जो है उनको दे दिया गया कि जाओ भैया, सतारा का एक छोटा सा राज्य बना दे रहे हैं, वहाँ पे छत्रपति शिवाजी के जो वंशज हैं वहीं पर रहेंगे उतने इलाके में। बाकी पेशवा को भेज दिया कानपुर में, बिठौर में, पेंशन पर।
और जो सिंधिया हैं और जो ग्वालियर हैं, इनके अंडर में राजपूताना राज का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व था, उनके कंट्रोल में थे। जब ये भी सब लोग उसमें हार गए थे, तीसरे वाले मराठा युद्ध में हार गए थे, तो राजपूताना लोग जो हैं अपनी स्वतंत्रता का दावा करने में असफल हो गए थे और वो अंग्रेज़ों का वर्चस्व मानने के लिए बाध्य हो गए। तो राजपूताना भी आ गया एक तरीके से अंग्रेज़ों के कंट्रोल में, पूरा ये राजस्थान वाला इलाका। लेकिन 1818 तक देखें तो दो इलाके बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक पंजाब वाला इलाका, एक सिंध वाला इलाका। इसमें अंग्रेज़ों का दावा अभी तक नहीं हुआ था। जब लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद वाले जो आते हैं वो सिंध पर और पंजाब पे जीत के लिए अपना चलाते हैं, तो उसके लिए कभी बाद में चर्चा करेंगे कि सिंध पे और पंजाब पे कैसे विजय हुई थी। तो सहायक संधि के बारे में इतना ही, उम्मीद करते हैं कि मैं बता पाया होऊंगा और समझ में आया होगा। इसके बाद जो लॉर्ड डलहौजी की जो विप्लव नीति थी और जो पंजाब और सिंध पर कैसे जीत हुई थी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें मुख्य रूप से इतना ही। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।